दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मुझे शुरू से ही हॉरर स्टोरी सुनने का बहुत शौक है। ऐसे ही एक दिन मैं अपने फोन में हॉरर स्टोरी सुन रहा था और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था, जो कि महेश सर का बहुत पुराना सब्सक्राइबर है। उसने ही मुझे महेश सर के चैनल के बारे में बताया। एक चीज मैंने ये भी नोटिस की कि सर हमेशा सच्ची कहानियां सुनाते हैं। फिर जब मैंने सर की स्टोरी सुनी तो मुझे इनकी सभी स्टोरी पसंद आई। सर की आवाज बहुत अच्छी है। खैर दोस्तों, मैं भी अपने गांव की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि मेरे ही आंखों के सामने घटी है और यकीन कीजिए एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं 14 या 15 साल का था और ठीक जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे गांव जलालपुर, कस्बा प्रयागराज, यूपी की है। मेरे मोहल्ले के बगल में एक मोहल्ला है जो कि धोबी मोहल्ला है। ये कहानी उसी मोहल्ले में एक परिवार की कहानी है। उसके घर में माता पिता, 2 भाई और 3 बहनें हैं। साथ ही 2 बच्चे भी रहते थे। उसमें से बड़े वाले का नाम कमरुद्दीन है और उसके छोटे वाले भाई का नाम बदरुद्दीन है, जिसको लोग प्यार से भल्ले भी कहते हैं। अब दोस्तों, उसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि वो इतने पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन उनका परिवार खुशहाल था। अब आप ही सोचिए कि जब इतने लोग होने के बावजूद भी वो इतने खुश थे, लेकिन न जाने उनकी खुशी उनके अपनों से देखी नहीं गई। उनके ही किसी रिश्तेदार ने उनके भाई कमरुद्दीन की बीवी पर काला जादू कर दिया, जिसके बाद से वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। जैसे कि अकेले में बैठकर खुद से ही बातें करना, रात को अचानक से उठकर बैठ जाना, कभी अचानक से रोने लगती तो कभी पागलों की तरह हंसने लगती। उसकी ऐसी हालत देखकर घर में सब के सब परेशान हो गए। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसके पास जाने से डरने लगे, क्योंकि जब वो उसके पास जाते थे तो उनका ही गला दबाने की कोशिश करती। दोस्तों, आप ही सोचिए, इतना खुशहाल परिवार कैसे एक ही पल में धीरे धीरे चीजें बदलती गई। एक दिन वो अपने रूम में अकेली बैठकर खुद से ही बातें कर रही थी। उसका छोटा बेटा उससे पूछने के लिए आया कि आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। लेकिन जब उसके पास पहुंचा तो उसने अपने ही बेटे को पकड़कर बेड पर पटक दिया। वो ठीक उसके ऊपर आकर उसका गला दबाने लगी। उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे की चिल्लाहट सुनकर घर वाले तुरंत वहां पर पहुंचे और सब ये देखकर दंग रह गए। सबने मिलकर तुरंत ही उसको पकड़कर बच्चे से दूर कर दिया। घर वालों ने उसको उसी बेड पर रस्सी से बांध दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, वो औरत दिखने में दुबली पतली सी थी, लेकिन उस वक्त उसमें न जाने कौन सी ताकत थी। एक बार को तो वो 4 लोगों पर भी भारी पड़ रही थी। हालांकि इतना सब होने के बाद आसपास के पड़ोसी लोग भी वहां पर आ गए। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो फिर एक फैसला हुआ। वो फैसला ये था कि हमारे ही मस्जिद में इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब जैसे ही घर पर पहुंचे, उन्होंने उसको देखते ही कह दिया कि तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर लग चुकी है। साहब ने उनके ऊपर जमजम का पाक पानी छिड़का और साथ में उसके माथे को पकड़कर कुछ आयतें भी पढ़ी। इतना करने के बाद वो औरत एक डरावनी आवाज में कहने लगी कि मौलाना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मुझे इसे अपने साथ ले जाना ही होगा। तू तो क्या, इसको ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। दोस्तों, इतना कहकर वो औरत वहीं बेड पर गिरकर बेहोश हो गई। वहां जितने भी लोग थे सब के सब उसकी हालत देखकर डरे हुए थे। पर इमाम साहब ने उसके बेहोश होते ही अपने कुर्ते की जेब से एक तावीज निकाला और उसके गले में बांध दिया। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो भी है वो बहुत ही ताकतवर शक्ति है, पर जब तक ये तावीज इसके गले में रहेगा वो इसके पास नहीं आ सकता। बस आप सभी लोग इतना ध्यान रखना कि ताबीज इसके गले से नहीं उतरना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद उसके ससुर यानी लड़के के पिताजी, उन्होंने इमाम साहब से पूछा कि आखिर ये क्या चीज है और ये आई कैसे। साहब ने कहा कि देखो, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कल आप मेरे पास आना, मैं पता करके बताऊंगा। इतना कहकर वो चुपचाप वहां से चले गए। एक बार को तो ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया और ठीक होश में आते ही उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसने क्या क्या किया है। अगले दिन जब घर वाले इमाम साहब के पास गए, तब जाकर इमाम साहब ने बताया कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और वो तुम्हारे ही किसी रिश्तेदार ने किया है और ठीक ये सारी चीजें उसको किसी मीठी चीज में खिला कर दी है। ये सब जिसने भी किया है वो बहुत ही खतरनाक है, साथ ही बहुत ताकतवर भी। मैंने बस उस ताबीज के जरिए उसको आपकी बहू के अंदर आने से रोक दिया है, लेकिन वो शक्ति अब भी आजाद घूम रही है।
बस आप लोग उस ताबीज को कभी उतरने मत देना। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद सबको कहीं ना कहीं कुछ राहत भी हुई कि चलो अब सब ठीक है। लेकिन ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इमाम साहब के कहने के बाद सोच लिया था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस चीज को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। तकरीबन 1 साल बीत गया। जब तक गले में ताबीज था तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे सब इस बात को भूलने लगे और उसी बीच कमरुद्दीन के छोटे भाई बदरुद्दीन की शादी पड़ गई। उसकी शादी की अफरा तफरी में उसकी भाभी, जिसके ऊपर काला जादू हुआ था, उसके गले से वो ताबीज कहीं गिर गया और तो और उसको इस बात का पता भी नहीं चला। साथियों, शादी तो अच्छे से बीत गई, पर शादी के कुछ दिन बीतने के बाद फिर से वही सब शुरू हो गया। घर वालों ने जब दोबारा यही चीजें देखी तब सबको ध्यान आया कि आखिर ताबीज कहाँ गिर गया। दोस्तों, इन बातों में एक चीज अच्छी थी कि जब भी कमरुद्दीन की बीवी पर वो शक्ति आती थी तो हर बार बदरुद्दीन की बीवी उसको कंट्रोल कर लेती थी, क्योंकि वो कुरान की हाफिज थी। वो कुरान की आयतें पढ़कर, पानी पढ़कर उसके ऊपर छिड़क देती थी। लेकिन दोस्तों, कब तक किसी चीज को शांत करना, रोकना तो नहीं माना जाता। ऐसे ही 3-4 बार हुआ। धीरे धीरे वो जो भी शक्ति थी उससे चिढ़ने लगी और जब भी वो उसके ऊपर आती तो वो उससे यही करवाती थी कि तू बहुत पटर पटर करती है, अपनी ये पटर पटर बंद कर दे, नहीं तो उसके बदले तू ही जाएगी। पर दोस्तों, उसकी धमकियों से बदरुद्दीन की बीवी जरा सी भी नहीं डरती थी। उल्टा वो उसकी मदद करती थी। ठीक ऐसे ही एक दिन गांव में शादी थी। घर के सभी लोग शादी में गए थे। घर में सिर्फ कमरुद्दीन की बीवी और उसकी भाभी, बाकी उनका छोटा भतीजा और उसकी माँ थी। सबके सब एक साथ घर के बरामदे में बैठे हुए थे। कमरुद्दीन की बीवी ने अपनी सास से कहा कि आप इनका ख्याल रखिए, मैं थोड़ा अपने रूम की सफाई करके आती हूँ। सामान भी बिखरा पड़ा है और अगर कुछ भी हो तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा। दोस्तों, उसके इतना कहते ही कमरुद्दीन की बीवी उसको घूर घूर के देखने लगी और गुर्राने लगी। अपनी अम्मी को ऐसा करते देख उसका छोटा बेटा अपनी चाची से जाकर लिपट गया। उसकी चाची ने कहा, डरो मत बेटा, इनसे जितना डरोगे ये उतना ही तुम्हें डराएंगे। इतना कहकर वो बच्चों को लेकर अपने रूम की सफाई करने चली गई। कुछ ही देर हुई होगी, वो छोटा बच्चा चीखता भागता बाहर की तरफ आया। उसको ऐसा देखकर उसकी दादी ने उससे कहा कि तुझको क्या हुआ। उसने कहा कि चाची ने खुद को रूम में बंद कर लिया है और वो अपने ऊपर तेल डाल रही है। उसके इतने कहने की देर थी और रूम से धुआं आना शुरू हो गया। घर में पूरा हल्ले का माहौल हो गया। आवाज सुनकर जल्दी से सब उनके घर पर पहुंचे। आग पूरे रूम में फैल चुकी थी और बदरुद्दीन की बीवी जल रही थी। वो जोर जोर से चीख रही थी। सबने जैसे तैसे जल्दी से आग को बुझाया और देखा कि वो जल चुकी थी, लेकिन सांस अभी भी चल रही थी। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया। कुछ ही घंटों में खबर आई कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी घर वालों को वापस दे दी गई। इसके बाद उसका कफन और दफन हुआ। कफन दफन के बाद साथ में जो एम्बुलेंस में गए थे उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रास्ते में वो अचानक होश में आई और उठकर बैठ गई। उस वक्त वो बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही थी। वो हंसते हंसते बदरुद्दीन की तरफ देख रही थी। बोली कि बहुत पटर पटर करती थी ना, मैंने इससे कहा था कि तू मेरे बीच में मत आना, नहीं तो तुझे ही ले जाऊंगी। इतना कहकर वो दोबारा हंसने लगी और हंसते हंसते ही एम्बुलेंस की खाट पर गिर गई। चेक करने के बाद पता चला कि इसकी तो मौत हो चुकी है। दोस्तों, इन सब के बाद ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा था। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों ने भी देर रात तक उसके रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। सच कहूं तो आज भी उनकी फैमिली किसी न किसी मुसीबत से जूझ रही है। बाकी कहानी बस इतनी है। पता नहीं आप लोगों को ये कैसी लगेगी। सब कुछ मेरी आंखों देखी है, जो कि एकदम सच्ची घटना है। मैं तो इस कहानी से ये सोच में पड़ जाता हूँ कि कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसका घर ही उजाड़ कर रख दे। खैर, मैं सर का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मेरी इस कहानी को आप तक पहुंचाया। मुझे बस इंतजार रहेगा मेरी इस कहानी के सबके सुनने का। बाकी दोस्तों, एक स्टोरी आप लोगों को और बताऊंगा जो कि मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी। वो तो इससे भी ज्यादा रूह कपा देने वाली घटना है, जो कि उनकी आंखों देखी है। लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने
ये थी मुशर्रफ अंसारी की कहानी। वाकई कहानी बहुत लाजवाब थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कविता है और मैं अपनी बहन की आप बीती बताना चाहती हूँ। मेरी बहन का पहला बच्चा होने वाला था। एक रात वो सो रही थी, तभी उसको अचानक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसे कोई देख रहा है। धीरे धीरे उसको ठंड भी लगने लगी। जब अचानक उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसकी खिड़की पर एक बेहद ही खौफनाक औरत उसकी तरफ देख रही थी। वो औरत पूरी तरह से जली हुई थी। वो मेरी बहन को देखकर हंस रही थी। मेरी बहन अपने पति को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर गले से आवाज नहीं उतर रही थी। एक बार को ऐसा कह सकते हैं कि वो वहीं पर जम गई थी। उन्होंने शिवजी को याद करना शुरू कर दिया और वो जब ठीक नॉर्मल हुई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया। हस्बैंड जैसे ही जागे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। मेरी बहन इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि अगले दिन उसको बुखार भी आ गया। अब बात करें मेरे पिताजी की, वो इन सब चीजों को सही कर सकते हैं। उन्होंने घर पर आकर मेरी बहन को सही किया। इसके बाद मेरी बहन ने वो रूम वहां से खाली कर दिया। वहां के आसपास के लोगों ने बताया था कि जिस मकान में मेरी बहन रहती थी उसके सामने वाले मकान में एक औरत जलकर मर गई थी। लेकिन अब मेरी बहन संध्या ने वो रूम वहां से शिफ्ट कर दिया है। साथ ही मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरी बुआ और मेरी शादी एक ही साथ एक ही घर में हुई थी। गांव का नाम नगला जेठ है। मेरी बुआ का नाम चांदनी है और ठीक हमें बच्चा भी साथ ही होने वाला था। बस 1 महीने का अंतर था। एक दिन हम दोनों को हमारे सास ससुर सुई लगवाने जा रहे थे। उस दिन मेरे दादा ससुर ने बहुत मना किया, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने उनकी बात नहीं मानी। दादा लगातार कह रहे थे कि आज नवमी का दिन है, बहू को इस हालत में बाहर मत ले जाओ। उस वक्त मेरे हस्बैंड और मेरे फूफा नोएडा में जॉब करते थे। हम लोग अपने सास ससुर के साथ ही रहते थे। मेरे ससुर ने मेरे दादा ससुर की बात नहीं मानी और फिर वो हमको लेकर चले गए। उस दिन दोपहर का टाइम था, करीब 12 या 1 बजे के बीच का। हम जल्दी जल्दी चलते ही जा रहे थे। हम उस वक्त खेतों के बीच में से जा रहे थे। रास्ते में एक शमशान भी पड़ता है। हम लोग काफी लेट हो चुके थे, इसलिए जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में मेरे ससुर ने ये वाला रास्ता चुना जिस तरफ से शमशान पड़ता था। हम सब चल ही रहे थे कि अचानक मेरी बुआ चांदी के पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ। वो एकदम से चिल्लाने लगी कि मेरे पैर में क्या हुआ है। हम सब तुरंत रुके और उनकी ओर देखने लगे। हमने जैसे ही उन्हें संभालने की कोशिश की कि अचानक वो वही खेत में गिर गई। जैसे तैसे हम उनको पकड़कर वापस लेकर आए। ससुर जी ने हमारे देवताओं को याद किया, तब जाकर कहीं वो थोड़ी सही हुई। जैसे ही ये बात मेरे दादा ससुर को पता चली तो वो मेरी बुआ के पास आए। मेरे दादा ससुर भी इन सब चीजों को सही कर सकते हैं। दादा ने जब उस औरत से पूछा कि तू कौन है, तो उसने बताया कि वो निर्मला है। ये खेतों से होकर गुजर रही थी, मुझे इसकी खुशबू आई, इसीलिए मैं इसके ऊपर आ गई। इसके बाद दादा ससुर ने उनके ऊपर विभूति लगाकर कुछ मंत्र पढ़े, तब जाकर वो कहीं ठीक हो पाई। दोस्तों, मेरे दादा ससुर जी का नाम रामलाल था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो हमारी रक्षा करते हैं। ये एक सच्ची कहानी है। आज मेरी और मेरी बुआ की लड़कियां 17 साल की हो गई हैं, जिनका नाम है कशिश और तन्नू। बाकी यही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कविता जी की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आएगी। आइए चलते, बाकी ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम निधि है और ये कहानी मेरे जीजा जी की है, जिनका नाम दीपक है। बात बहुत पहले की है। एक दिन रात में मेरे जीजा जी और उनका भाई, जिसका नाम सुनील था, वो दोनों खेत पे पानी लगा रहे थे। पानी लगाते लगाते काफी रात हो गई थी, लेकिन उनको पता नहीं चला कि पानी लगाने में वो इतना बिजी थे कि सामने वाले खेत में कुछ लोग गेहूं को उठाने का काम कर रहे थे। उस वक्त उन दोनों को वो लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे और तो और उनकी आवाजें भी आ रही थी। जैसे हम कोई भारी चीज उठाते हैं तो आवाज आती है, ठीक उसी तरह की। खैर, काफी रात होने की वजह से मेरे जीजा जी के चाचा उनको लेने के लिए गए। चाचा ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें मालूम भी है कितनी रात हो गई है, अब तक तुम घर क्यों नहीं आए? दोनों ने कहा कि ज्यादा रात कहाँ हुई है, देखो ये सामने वाले खेत में भी तो लोग काम कर रहे हैं। चाचा ने उनकी बात सुनकर खेत की ओर लाइट मारी और उन दोनों से कहा कि कौन से लोग और कहाँ हैं। दोस्तों, उस वक्त जीजा और उनके भाई की हालत इतनी खराब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। दोनों को
अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। दोनों चुपचाप चाचा जी से चिपक कर धीरे धीरे घर की ओर चलने लगे। अगले दिन दोनों की तबीयत भी खराब हो गई। दोस्तों, जीजा जी बताते हैं कि जिस खेत में वो काम कर रहे थे वो खेत कील से बांधा हुआ था। मतलब एक तरह का मंत्र पढ़ के बांध दिया था, जैसे किसी चीज को मंत्र से बांधते हैं, ठीक उसी तरह। बस वो ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ उन प्रेतों ने आवाज नहीं दी। अगर वो मदद के लिए बुलाते तो जीजा और उनका भाई उनकी मदद करने को चले जाते। इसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या होता। पर खैर, आपको एक बात बता दूं कि मेरे पिताजी भूत प्रेतों का निवारण भी करते हैं। जहां तक बात मेरी है, मैंने सर के चैनल पर एक कहानी सुनी थी जिसमें एक लड़की की माँ की तबीयत बहुत खराब थी और उन्होंने ये पूछा था कि कोई है जो उनका इलाज कर सके। तो आपको बता दूं कि उनका इलाज मेरे पिताजी कर सकते हैं। बाकी एक किस्सा मेरे फूफा जी के साथ भी हुआ था, जिनका नाम संजीव है। वो एक शेफ है और शेफ आदमी की ड्यूटी रात को कभी 1:30 या 2 बजे तक चलती रहती है। ऐसे ही एक रात वो ड्यूटी से घर आ रहे थे। रास्ते में सामने उन्हें एक आदमी खड़ा मिला जो कि लगातार उनसे लिफ्ट मांग रहा था। कह रहा था कि भैया थोड़ी आगे छोड़ दो। पर एक बार फूफा जी ने सोचा कि इतनी रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे लिफ्ट दे दी। खैर, घर आते समय रास्ते में एक गली पड़ती है जिसमें बहुत अंधेरा होता है। वो ठीक उस गली से आ रहे थे और उस गली को पार करते ही वापस से उजाला हो जाता है। ठीक फूफा जी ने जैसे ही वो गली पार की तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी बाइक हल्की हो गई है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक में कोई भी नहीं था। फूफा जी बहुत ज्यादा डर गए। वो समझ चुके थे कि जिस इंसान को उन्होंने लिफ्ट दी थी वो कोई आत्मा थी। खैर, उन्होंने घर आकर मेरी बुआ जी को ये सारी बात बताई। हालांकि इसके बाद उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। बाकी एक कहानी और है जो कि मेरी बहन की छोटी बेटी ने बताई थी, जिसका नाम भूमिका है। ये कहानी और ठीक उसको ये कहानी उनके टीचर ने सुनाई थी जब वो 10 से 12 साल के थे। वो उस वक्त हॉस्टल में पढ़ाई करते थे। दिवाली के टाइम पर छुट्टियां पड़ने वाली थी। हॉस्टल के टीचरों ने सभी बच्चों के घर पर मैसेज छोड़ा कि बच्चों की छुट्टियां हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। धीरे धीरे हॉस्टल के सारे बच्चे घर चले गए, लेकिन कुछ बच्चे घर नहीं जा पाए, जिसमें उनके टीचर भी थे। उनके पिताजी को कुछ काम था जिसके कारण वो अपने घर नहीं जा पाए। साथ ही साथ उस हॉस्टल में एक अफवाह ये भी थी कि सारे बच्चे बात करते थे कि उस हॉस्टल की छत पर रात में कोई भागता है। अब जब कुछ ही बच्चे बचे थे तो उन्होंने सोचा कि अपने बेड को एक दूसरे के बेड से चिपका कर सोए ताकि हमें रात में डर ना लगे। सबके सब बच्चों ने सोचा कि आज हम सारी रात सोएंगे नहीं, ताकि हमें डर बिल्कुल ना लगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं और उनको नींद आ गई। धीरे धीरे सब सो गए। पर दोस्तों, अचानक रात को एकदम जोर जोर से किसी के भागने की आवाज आई। सबके सब एकदम डर के मारे उठे। उसी वक्त उनको एक आवाज और आ रही थी कि जैसे कोई लोहे की भारी रॉड लेकर सीढ़ियों पर चल रहा हो। यह आवाज कुछ ही सेकंड की थी। इसके बाद अचानक से सारी आवाजें बंद हो गई। सारे बच्चे चुपचाप एकदम शांत हो गए। लेकिन इसके बाद एकदम से वो जो रूम था उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से धक्का मारा। सबके सब डर के चिल्लाने लगे। सबने आपस में हाथ पकड़ लिया और खिड़की के पास आ गए। खिड़की के ठीक सामने स्टाफ रूम था। सबके सब जोर जोर से रो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि रूम का दरवाजा टूट जाएगा। तभी बच्चों की आवाज सुनकर हॉस्टल के कुछ टीचर भागकर बच्चों के पास आए। वो लगातार दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन बच्चों को यह लग रहा था कि जो पहले भूत उनका दरवाजा तोड़ना चाह रहा था, अब वो उनकी टीचर की आवाज निकाल रहा है। सबके सब और ज्यादा डर गए, लेकिन बाहर से टीचर लगातार कह रहे थे कि बच्चों खोलो दरवाजा, हम हैं। बहुत ज्यादा समझाने के बाद बच्चों ने दरवाजा खोला और जब टीचर अंदर आए तो बच्चों ने टीचर को सब कुछ बताया जो कि अब तक उनके साथ हुआ था। टीचर्स को बच्चों की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ऐसी आवाज नहीं आई। टीचर ने सोचा कि बच्चे हैं, शायद डर गए होंगे या फिर एक दूसरे को डरा रहे होंगे। लेकिन वो सच में इतना डर गए थे कि उस हॉस्टल में रुकना ही नहीं चाहते थे। दूसरे दिन टीचर ने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर उनको उनके घर भिजवा दिया। आपको बता दूं कि ये कहानी उत्तराखंड की है। धन्यवाद। दोस्तों, देखा आपने, ये थी नैना अग्रवाल की कहानियां। इन्होंने आपको जो भी 2-3 किस्से सुनाए हैं वो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं
वो मैं और मेरे 3 दोस्तों के साथ घटी है। कहानी सुनाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बात कुछ ऐसी है कि हम 4 दोस्त एनसीसी कैडेट हैं। एनसीसी में कैंप होते हैं, तो ठीक जो हमारा कैंप था वो कल लगने वाला था, पर उससे पहले हम दोस्तों में से एक दोस्त के पेरेंट्स गांव जा रहे थे। चारों ने डिसाइड किया कि आज की रात हम अपने दोस्त के घर पर रुकेंगे और फिर कल सुबह सुबह 4 बजे निकल जाएंगे अपने कैंप के लिए। हम सब ने अपने अपने घर में पेरेंट्स से परमिशन ली और ठीक उसके घर पर चले गए। हमने उसके घर पर बहुत गप्पे मारे, ढेर सारी बातें की, सोच रहे थे कि कैंप में क्या क्या करेंगे। बाकी दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो दोस्त का घर था उसके घर में एक छत और उसके ऊपर एक छोटी सी टैंकी थी। आपको बता दूं कि मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है। मैंने टीवी पर वीराना मूवी लगाई। उस टाइम करीब रात के 1 बज रहे थे। फिर हम सब मूवी देखने लगे। देखते देखते अचानक से हमारे रूम की लाइट और टीवी बंद हो गया। उस वक्त मेरे पास ही रिमोट रखा था, लेकिन जब मैंने एसी का रिमोट ढूंढने की कोशिश की तो रिमोट वहां पर नहीं था। मैंने उस रिमोट को तकरीबन 1 घंटे तक ढूंढा, लेकिन हमें रिमोट नहीं मिला। खैर, इसके बाद हमने सोने का फैसला किया। हम चारों बेड पर जाकर सो गए। उस टाइम तकरीबन 2:30 बज चुके थे। सोते वक्त बेड अचानक से ऊपर की ओर उछला, लेकिन हम लोगों ने इसे नॉर्मल समझा। और आपको बता दूं कि ये चीजें हमारे साथ 3 बार हुई। उसी बीच हम दोस्तों में से एक दोस्त को वॉशरूम लगी, और आपको बता दूं कि उस घर में जो टॉयलेट था वो उस रूम के सामने वाले छत के कोने में था। खैर, मेरा दोस्त टॉयलेट करने चला गया। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो मेरी तरफ बहुत तेजी से दौड़ कर आ रहा था। उसने आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। उस वक्त वो बहुत कांप रहा था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो चुपचाप बेड के कोने में जाकर बैठ गया। एक बार को तो हमें ये लगा कि शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम सच में ये सारी चीजें मजाक में ले रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब मुझे वॉशरूम आई तो मैं वहां पर वॉशरूम करने गया। मैं ठीक जैसे ही वापस आ रहा था तो अचानक मेरी नजर ऊपर छत पर गई। वहां पर देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि ऊपर टैंकी वाली छत पर एक साड़ी पहने हुए आदमी टाइप का मुझे देखकर हंस रहा था। वो लगातार अपने दोनों हाथों से ताली मार रहा था। वो लगातार मेरी तरफ देखकर अपना पूरा शरीर हिला रहा था। ये सब देखने के बाद मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं वहीं पर जाम हो गया। सच कहूं तो मैं पूरी स्पीड के साथ एकदम से अंदर की तरफ दौड़ा। मैंने रूम में पहुंचते ही तुरंत कुंडी लगा दी। मैं चुपचाप अपने दोस्त के साथ जाकर कोने में बैठ गया। यकीनन मैं भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसी वक्त मेरे दोस्त को रूम की विंडो के बाहर एक हाथ दिखाई दिया, जो कि हमारे रूम के सामने वाली ही छत पर था। वो हमारी साइड ही अपना हाथ हिला रहा था। सच कहूं तो हम चारों की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अगले दिन हमारे कैंप की रिपोर्ट टाइमिंग 8 बजे की थी और हम जैसे तैसे सुबह के 8 बजे तक घर पर ही थे। जब पूरी तरह से उजाला हुआ और लोगों की चहल पहल हुई, तब जाकर हमने रूम का गेट खोला। उस दिन हम कैंप पर 12 बजे तक पहुंचे। अब बात रही दोस्तों जिसके घर पर हम गए थे, उसने बताया कि उसके घर के पीछे एक किन्नर कॉलोनी है। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, वो दिन मैं जब भी याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये तो नहीं मालूम कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और उस घर का क्या रहस्य है। हमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी विवेक सिंह की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी उसके बारे में तो आप बता ही देंगे। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से हूं। मैं अपनी आप बीती बताना चाहता हूं, लेकिन इस कहानी में मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। बस बात यह है कि मेरी दोस्त के बर्थडे के दिन मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, जैसे कि उसके पास जाकर सबसे पहले उसे बर्थडे विश करना। लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी। आपको बता दूं कि हम दोनों का घर ज्यादा दूर नहीं है, बस यही कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर है। खैर, मैं ठीक रात में खाना खाकर सो गया और धीरे धीरे घर के सभी लोग सो गए। जैसे ही सब लोग सोए, वैसे ही मैंने चुपचाप अपनी साइकिल निकाली और निकल पड़ा अपने दोस्त को विश करने। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। गांव का माहौल एकदम सुनसान था। पूरे रास्ते भर मुझे एक कुत्ता तक नजर नहीं आया। हालांकि थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया। मैंने उससे कहा कि थोड़ा बाहर निकल, मैं आ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि इतनी रात को क्यों आ रहे हो। मैंने कहा कि तू आ तो सही। उसने हाँ कहा और मैंने कॉल कट कर दी।
मैं ठीक जैसे ही उसके घर के पास पहुंचा तो वो मुझे छत पर टहलती हुई दिखी। मैंने उसे देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और तो और वो ठीक रूम में वापस चली गई। थोड़ी ही देर में वो रूम में जाने के बाद अचानक से घर के पीछे टहलने लगी। आपको बता दूं कि उसके घर का पीछे का नजारा मेन रोड से साफ दिखाई देता है। ठीक वो जैसे ही मुझे दिखाई दी, मैंने वैसे ही तुरंत अपनी साइकिल साइड में खड़ी की और उसके पास चला गया। मैंने तुरंत ही जाकर उसे गले लगा लिया। न जाने क्यों उसका शरीर बहुत ठंडा लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद कोई नाराजगी होगी, लेकिन बात कुछ और ही थी। मैंने लाख बार पूछा, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बोला कि अरे तुम्हें हुआ क्या है? ये बात सुनकर वो अचानक से हंस पड़ी, और जैसे ही उसने हंसी चालू की मेरे तो होश उड़ गए। सच कहूं तो अंधेरे में उसकी हंसी बहुत चमक रही थी। मैं समझ गया कि ये मेरी दोस्त तो नहीं है, शायद कोई डायन है या फिर कुछ और। मैंने जोर से हनुमान जी का नाम लिया और अपनी साइकिल लेकर वापस भागा। साइकिल चलाते चलाते मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा बोल रहा था। सच कहूं मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस पीछे मुड़कर देखूं। खैर जल्दी जल्दी साइकिलिंग करके मैं अपने घर पहुंच गया। मैं चुपचाप बिना कोई आवाज करे अपने रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह मुझे बुखार हो चुका था। मैं डॉक्टर के पास से होकर आया, लेकिन बुखार जैसा का तैसा ही रहा। कुछ ही दिन में घर वालों ने मुझे एक बाबा को दिखाया। उन्होंने मुझे देखते ही बता दिया कि इस बच्चे के ऊपर एक डायन का साया है, और ये साया इतना ताकतवर है कि ऐसे बच्चों को अपने वश में करके मौत के घाट उतार देती है। बाबा ने वो रात वाली बात मेरे घर वालों को बताई। मजबूरन मुझे भी सारी बातें घर वालों को बतानी पड़ी। सब बात पता चलने के बाद माँ ने मुझे बहुत डांटा, पिताजी ने तो मार भी लगाई। इसके दूसरे दिन मुझे उसी दोस्त का कॉल आया और बोली कि तुम तो नाइट में आने वाले थे, फिर क्यों नहीं आए? मैं नींद में थी और मुझे मेरी दीदी जगा रही थी। मुझे उठने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने कम से कम 1 घंटा वेट किया और तुम्हें कॉल भी किए, लेकिन फोन बंद बता रहा था। दोस्तों जैसे ही उसने मुझे ये बताया तो मैंने उस रात मेरे साथ जो भी हुआ मैंने उसे सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर वो एकदम हैरान हो गई। दोस्तों उस दिन से लेकर आज तक हम सिर्फ कॉलेज में ही मिलते हैं, और तो और हम दोनों बात तो करते हैं, लेकिन मैं कभी भी उसके घर या गांव नहीं जाता। बाकी दोस्तों अगर मेरी ये कहानी आप तक पहुंचती है तो मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे पास और भी कहानियां हैं जो कि इसके आने के बाद मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगी नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की ओर। इसी के साथ मैं अपनी आवाज को भी विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम वरुण है। सर ने मेरी 2 कहानियां भेजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। ये बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। उन दिनों मुझे इधर उधर घूमने का बहुत शौक था। एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही स्कूल से घर जाने की बजाय सीधा अपने दोस्त के घर घूमने चला गया। मेरे दोस्त के घर से पहले एक छोटा सा पुल पड़ता है। चलते वक्त रास्ते में उस पुल के किनारे एक टोटका रखा था। अचानक जाने अनजाने में मेरा पैर उस पर पड़ गया। खैर इसके बाद मैं अपने दोस्त के घर पर थोड़ी देर रुका और फिर अपने घर के लिए चल पड़ा। दोस्तों सच बताता हूँ, मैं जैसे ही अपने घर में पहुंचा तो मैं पसीना पसीना हो चुका था, जबकि उस वक्त सर्दियों का मौसम था। लेकिन फिर भी मैंने इतना गौर नहीं किया। मैं चुपचाप हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। सच कहूं दोस्तों यकीन कीजिए, मैं जैसे ही खाना खाने बैठा तो अचानक से मुझे चक्कर आने लगे। मैं खाना नहीं खा पा रहा था। मैंने अपनी माँ को मना कर दिया। मैंने कहा मुझे चक्कर से आ रहे हैं। माँ ने मुझे बेड पर लेटा दिया और धीरे धीरे मेरा बुखार बढ़ता ही चला गया। यूं समझिए कि रात को 1 बजे तक मेरा बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। धीरे धीरे मेरी गर्दन टेढ़ी होने लगी। मेरे भैया और पिताजी ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी मेरी गर्दन सीधी नहीं हुई। माँ ने तुरंत ही मेरी नजर उतारी, लेकिन फिर भी मेरी गर्दन टेढ़ी ही थी। पिताजी ने कहा कि पीछे गली में एक मौलवी जी रहते हैं, इसको उनके पास ले चलते हैं, क्योंकि ये बुखार के सिम्टम नहीं है। घर वाले तुरंत मुझे मौलवी जी के पास ले गए। मौलवी जी ने मुझे देखते ही कहा कि इसे जल्दी अंदर लाओ। मौलवी जी ने मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े और मेरे पर फूका। मैं दर्द से एकदम चिल्ला उठा। उन्होंने तुरंत अपने गले से एक माला उतारकर मेरे गले में पहना दी, जिसके बाद मैं शांत हो गया। मौलवी जी ने एक कागज निकाला और उसको अपने माथे पर लगाकर मुझसे कहा कि इसको अपने दांत के नीचे दबा कर रख। ऐसा करने से मेरी गर्दन ठीक हो गई। लेकिन मैं उस कागज को हटाता, पर मौलवी जी ने कहा कि आज की रात
तुझे इसे यहीं दबा कर रखना है। दोस्तों, इसके अगले दिन मैं एकदम ठीक हो गया, लेकिन 1-2 महीने के बाद फिर से मेरी गर्दन टेढ़ी होने लगी। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरी गर्दन फिर से टेढ़ी हो रही है। माँ मुझे फिर से मौलवी जी के पास ले गई। मौलवी जी ने मुझे दोबारा अपने पास बुलाया। वो मुझसे कहने लगे कि क्यों इसके पीछे पड़ा है, क्या किया है इसने तेरे साथ। दोस्तों, अचानक आत्मा बोल पड़ी कि मुझे एक टोटके में कैद करके रखा था, इसने उस पर अपना पैर मारा है, इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। मौलवी जी ने कहा कि इससे गलती हुई है, छोड़ दे इसे। लेकिन जिन कह रहा था कि अब तो ये नहीं बचेगा, इसकी मौत मेरे हाथों ही तय है। इतना कहकर वो आत्मा मेरे शरीर से चली गई। मौलवी जी ने घर वालों को कहा कि एक बार इसे डॉक्टर को भी दिखाओ, कहीं इसकी गर्दन की हड्डी ना टूट जाए। डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया, रिपोर्ट नॉर्मल आई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी गर्दन में जब भी दर्द हो तो इसे ये दवाई खिला देना। इसके ठीक अगले दिन मौलवी जी ने कुछ सामान मंगवाया। पिताजी सारा सामान लेकर मौलवी जी के पास पहुंचे। मौलवी जी ने फिर से कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर फूका। उन्होंने मुझे प्यास सुगाया और मेरी नाक जमीन पर रख दी। इसके बाद उन्होंने एक नींबू और मिर्ची में उस आत्मा को कैद कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पिताजी को कहा कि इसे किसी चौराहे में जाकर रख देना। याद रहे, ऐसा करते समय तुम्हें कोई देखे ना। साथ के साथ मौलवी जी ने एक ताबीज मेरे हाथ पर बांध दिया और कहा कि इसे कभी मत उतारना। दोस्तों, आज मैं एकदम ठीक हूं और अच्छे से अपनी नौकरी कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।